हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहले प्रश्न में कहा जा रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, ये प्रश्नावली आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। इस प्रश्नावली से मैं आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी नंबर नहीं कटने देने वाला हूं। बस जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे आपको साथ साथ में समझना है, और जो मैं आपको साथ साथ में सूत्र बता रहा हूं उसको भी आपको साथ साथ में अभी का भी याद करना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्रश्न में आपको दिया क्या गया है और आपको निकालना क्या है। तो देखिएगा, प्रश्न में आपको निकालने के लिए कहा गया है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सबसे पहले सूत्र आप याद कर लीजिए। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, यहाँ पे देखिएगा 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस आपके चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस आपके ऊंचाई गुणा लंबाई हो जाएगा। ये आपके घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो आप मुझे बताइए, क्या प्रश्न में आपको यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है? नहीं दे रखी है, तो आपको कहाँ से निकालनी है? तो ध्यान से देखो, ये जो आपको प्रत्येक घन का आयतन दिया गया है, इस प्रत्येक घन के आयतन से आपको घन की एक भुजा निकालनी है। उस भुजा को आपको क्या करना है, उसके बाद में एक घन की भुजा को, उसके बाद में यहाँ पे इस प्रकार से दोनों आप घनों को मिलाओगे तो जैसे एक घन की भुजा आपके 6 सेंटीमीटर है तो दूसरे की भी आपके घन की भुजा आपके कितनी 6 सेंटीमीटर, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो आपके घनाभ की आपको लंबाई पता चल जाएगी, और जो आपके घन की चौड़ाई होती है वही आपके घनाभ की चौड़ाई होगी, और जो आपके घन की ऊंचाई होती है वही आपके घनाभ की ऊंचाई रहने वाली है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले यहाँ पे हम घन के आयतन से घन की भुजा निकालते हैं, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ही सिंपल तरीके से निकालने वाले। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया उससे हम लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब प्रश्न में आपको दिया गया है प्रत्येक घन का आयतन, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक घन का आयतन। बताइए, प्रत्येक घन का आयतन आपको कितना दे रखा है? प्रत्येक घन का आयतन आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे लिखेंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे आपको घन के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। तो घन के आयतन का सूत्र है भुजा की घात 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भुजा की घात 3। ये आपके घन के आयतन का सूत्र लिख दिया। अब आपने घन का आयतन कितना दे रखा आपको? 64 सेंटीमीटर। तो ये हमने 64 सेंटीमीटर लिख दिया। अब ये आपके घात के रूप में, तो 64 को भी आपको घात के रूप में बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे 4 का घन कितना होता है? 4 का घन का मतलब 4 को 3 बार गुणा करना है। तो आपके कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 64 को कैसे लिख सकते हैं? 4 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भुजा की घात 3 बराबर आपके 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 3 के रूप में। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए थे? घन की भुजा चाहिए थे, भुजा क्यूब नहीं चाहिए था। तो आपको यहाँ पे क्यूब हटाना है। क्यूब हटाने का एक फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे घन दिया है तो इनका आपको घनमूल निकाल देना है, जिससे आपके ये क्यूब हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर चलिए दोनों पक्षों का घनमूल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी भुजा की घात 3 थी, तो यहाँ पे भुजा की घात 3 बराबर आपको दे रखा था 4 की घात 3। अब घनमूल लेना है तो इस प्रकार से आपको घनमूल का निशान बना देना है। ये आपके वर्गमूल का है। जब यहाँ पे आप 3 लिखोगे तो ये आपके घनमूल का चिन्ह बन गया। इसी प्रकार से ये वर्गमूल का है और अंदर 3 लिखते ही आपके घनमूल का चिन्ह बन जाएगा। अब घनमूल का चिन्ह देखिएगा, ये घात 3 और ये घनमूल का चिन्ह हट जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा? भुजा। तो यहाँ पे हो जाएगा भुजा बराबर, अब ये घात 3 और ये घनमूल का चिन्ह कट जाएगा, शेष आपके कितना बचा है? 4। तो यहाँ पे आपके प्रत्येक घन की भुजा कितनी प्राप्त होगी? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रत्येक घन की भुजा, प्रत्येक घन की भुजा बराबर आपको कितनी प्राप्त हुई है? 4 सेंटीमीटर है। ये हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में 2 घन दिए गए थे, दोनों घनों की जो आपके वर्ग की भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अब आगे प्रश्न में आपको क्या कह जा रहा है? संलग्न फलकों को मिलाकर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे एक घन की भुजा और दूसरे घन की संलग्न भुजाओं को, यानी इस प्रकार से इनको आपस में मिलाया जाता है, तो ये बात आपको यहाँ पे लिखनी है, और उनकी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी आपको सबसे पहले लिख देनी है। उसके बाद ही तो हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा आपको प्रश्न में कहा गया है उसी के अनुसार ही आपको
काम करना है। तो यहाँ पे लिख दिया प्रश्नानुसार। और प्रश्न में क्या गया था, प्रश्न में कहा गया था इन दोनों घनों की संलग्न फलकों को मिलाकर आपके घना बनाया जाता है। तो यही बात हम भाषा के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दोनों घनों की संलग्न फलकों को मिलाने पर क्या बनता है, घनाभ बनता है। घनाभ बनता है। अब ये घनाभ बनता है तो आपको सबसे पहले घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी है और उसके बाद में इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जिसकी जो घनाभ बनता है उस घनाभ की लंबाई को L से लिखते हैं। L बराबर, अब आप मुझे बताइए एक घन की आपके भुजा हमने ज्ञात की थी, कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी, ये हमने निकाली। तो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर वाला घन और ये आपके दूसरा 4 सेंटीमीटर वाला घन, इन दोनों को फलकों को इस प्रकार से हमने मिला दिया। तो आप बताइए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आपके जिसकी घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको चौड़ाई की लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई को b से लिखेंगे, b बराबर। अब आप मुझे बताइए इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर वाले दोनों घनों को मिलेंगे, क्या चौड़ाई में वृद्धि होगी। यहाँ पे देखो चौड़ाई ये है तो यही रहने वाली, यानी 4 सेंटीमीटर थी तो 4 सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर तथा आपको ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई को h से लिखेंगे, h बराबर। अब आप मुझे बताइए क्या ये ऊंचा हो गया क्या। इस प्रकार से दोनों घनों को मिलाया तो घनाभ क्या बड़ा हो गया, यानी ऊंचाई इसकी बढ़ गई। ऊंचाई बिल्कुल नहीं बढ़ी, जितना ये ऊंचा था उतना ही ऊंचा है। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, घन की भुजा के बराबर, यानी 4 सेंटीमीटर। ये भी आपके 4 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अभी तक तो हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले घन की भुजा निकाली, घन की भुजा से हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकाल दी। अब यहाँ पे लिखेंगे अब आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा आपके चौड़ाई हो जाएगा, प्लस आपके हो जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा, प्लस आपके ऊंचाई गुणा आपके लंबाई हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया है। मुझे कमेंट्स करके बताओ अभी तक आपको याद हुआ नहीं हुआ। जल्दी से मेरे साथ साथ में याद करना है। आपके इस प्रश्नावली से मैं एक भी नंबर आपके नहीं कटने देने वाला हूं। चलिए अब यहाँ पे बताइए 2 की जगह 2, लंबाई बताइए कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 हो जाएगा, गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपके 4 सेंटीमीटर, 4 हो जाएगा, प्लस आपके बताइए यहाँ पे चौड़ाई कितनी है 4, ऊंचाई बताइए ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी आपके 4, प्लस आपके बताइए ऊंचाई कितनी है 4, गुणा लंबाई कितनी है 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे और ये कोष्टक बंद हो जाएगा। अब इसको गुणा करना है, यहाँ पे 2 की जगह 2, कोष्टक की जगह कोष्टक, 8 का गुणा 4 से 32, प्लस 4 का गुणा 4 से 16, प्लस आपके 4 का गुणा 8 से ये 32। अब इन सभी को आपको जोड़ देना है। तो आइए जोड़ते हैं, 32 और 32 64, 64 और 6 आपके 70, 70 और 10 80 से ये हो जाएगा 80। अब यहाँ पे 80 का गुणा 2 से करना है तो ये हो जाएगा आपके 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्या हो गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे आपको भाषा लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अभी तक भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ेगा। वहां पे आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो सीधा मुझे पूछ सकते हो। तो साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।